बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुबिया ख़ान और आप देख रहे हैं मॉश डिजिटल। जिसके नाज़रीन हर टॉपिक पे कोई ना कोई डिस्कशन होती है, हर प्रोग्राम में की जाती है और हमारे प्रोग्राम में भी ऐसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाता है जिन पे कि नज़रसानी की जा सके, जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ का बाइस हो। वैसे तो आजकल बहुत सारे ऐसे हालात चल रहे हैं जो कि लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, लेकिन रियल स्टेट एक ऐसी हम बता सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और ये इदारा जो है इसमें हम कहें कि जो इसमें इससे मुंसलिक जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी रखते हैं। तो आज हमने इसी हवाले से आज अपना प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया है और आज जो हमारे गेस्ट होंगे वो रियल स्टेट कम्युनिटी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। मैं उनका सबसे पहले आपसे तारुफ़ करवा देती हूँ। जी, हमारे साथ हैं चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के मुसर्रत एजाज़ ख़ान साहब। मुसर्रत एजाज़ ख़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मुसर्रत एजाज़ ख़ान साहब जो हैं ना, वो जैसे कि हम कह रहे थे कि रियल स्टेट जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है पाकिस्तान के लिए, तो मुसर्रत एजाज़ ख़ान साहब भी बहुत अहमियत के हामिल हैं क्योंकि बहुत सारे जो मसाइल होते हैं लोग इन्हीं से आकर डिस्कस करते हैं और इस कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे मामलात को जिनको सुलझाया जा सके उनमें पेश रहते हैं। अच्छा, मुशर्रफ साहब, जैसे कि नया बजट अब हो चुका है, आ चुका है और रियल एस्टेट के लिए आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ है जो आपको इसमें कुछ अट्रैक्ट कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबिया, सबसे पहले तो मैं आपसे एक गुजारिश करूँ, इस बजट की जो सबसे बेहतरीन बात जिसकी मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुशी है, वो ये है कि हुकूमत जो हुँ, पिछले 3-4 साल से रियल एस्टेट के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी कि ये नॉन प्रोडक्टिव और ये मसाइल का गढ़ है हुँ, रियल एस्टेट का कारोबार। हुँ, मुसलसल हालात और इकॉनमी की काबू में ना आने के बाद हुँ, बहुत ही बेहतरीन अक्लमंद लोगों ने इन्हें मशवरा दिया कि अगर आप रियल एस्टेट के कारोबार को प्रोटेक्ट करते हैं, आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, तो आप समझें कि आपने मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए एक रास्ते का तयन कर लिया। तो हुँ, पहली बार मुकम्मल तौर पर हुकूमत ने इस बात का इदराक करते हुए कि रियल एस्टेट अगर मुल्क को चलाना है तो रियल एस्टेट को चलाना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ज़ाती कोशिशें और इसके अलावा मैं अगर ये कहूँ कि हमारे कुछ मुक़तदरा हल्के होते हैं जो इस हुँ, मुल्क की मईशत, दिफा और हर चीज़ में बहुत बड़े होते हैं, उनकी ज़ाती दिलचस्पी। हुँ, नतीजे के तौर पर पहली मरतबा हुकूमत ने अपनी मनफी रियल एस्टेट के बारे में सोच को मुस्बत में तब्दील किया। ये सबसे बेहतरीन बात है इस मरतबा की। सही बात है। तो रियल एस्टेट में जो मौजूदा बजट में जो स्पेशली मौजूदा बजट में मराहत दी गई हैं, तो रियल एस्टेट के हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या आपको लगता है कि बेहतर है? रियल एस्टेट में एक बड़ा सबसे बड़ी बात ये थी कि एक 7E डीम टैक्स के नाम से एक टैक्स लगा दिया गया था कि हुँ, आपके पास जो प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है उसका 1% हर साल आप बतौर किराया टैक्स आप हुकूमत को अदा करेंगे। ये बहुत बड़ा सेटबैक था। वो जो हम सारी ज़िंदगी लोगों को कहते थे कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, बुरे हुँ, वक़्त में काम आएगा और एक मर्तबा ट्रांसफ़र कराने के बाद इट कॉस्ट यू नथिंग। हुँ, आपकी प्रॉपर्टी सेफ़ है, ना आपको इसको घास डालनी पड़ती है, ना हुँ, दूध पिलाना पड़ता है, ना कोई और चीज़। बल्कि जब भी वक़्त पड़ता है आपके हाथ में एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। 7E ने हमारे इस असूल को ख़राब किया कि लोगों ने कहा जी कि लेने के बाद भी कोई मुल्क के हालात का नहीं पता होता कि भई प्रॉपर्टी की कीमतें 5 साल, 7 साल बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती। हुँ, हर साल 1% जो मार्केट वैल्यू है उसका टैक्स बहुत बड़ा सेटबैक था। अल्हम्दुलिल्लाह आईनी अदालत ने और ऑफ कोर्स आईनी अदालत के साथ चूँकि हुकूमत ने भी अपना हाथ हल्का रखा, तो 7E का कानून ख़त्म हो गया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हुँ, फिर दूसरे नंबर पर इनिशियली जो हमारी बातचीत हुई, हमने उनसे कहा जी कि ये अखराजात बहुत ज़्यादा आते हैं ट्रांसफ़र पे। तो उस वक़्त ये तय हुआ कि भई अगर फ़र्ज़ किया एक प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र पे 10 लाख रुपए लगता है, तो हुँ, हमारी बहुत सारी मजबूरियाँ ये हैं कि उन मजबूरियों की वजह से शायद टैक्स कम करना हमारे लिए मुमकिन ना हो।
तो हम थोड़ी सी वैल्यूएशन को नीचे ले आते हैं ताकि आपके जो ट्रांसफ़र के अखराजात हैं कम हों। तो तकरीबन 30 से 40% उन्होंने जो वैल्यूएशन है उसको कम किया। नतीजे के तौर पर जहाँ 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र पे लगता था, अब 6 या 7 लाख लगना शुरू हुआ। एक काम तो ये हुआ। फिर दूसरा, आगे इनकी कोशिश थी कि 236C जो कि बेचने वाला टैक्स अदा करता है और 236K जो कि हर ख़रीदार अदा करता है, इस टैक्सेस में रियायत दें। अब हुकूमत तो बड़ी संजीदगी से हमें रियायत देने को तैयार थी, लेकिन IMF इस रास्ते में रुकावट बन गया और फिर एक लंबे मुज़ाकरात, क्योंकि IMF जब कर्ज देता है तो उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती है, आप हमें सूद कैसे देंगे, आप वापस करेंगे कैसे करेंगे, और हुकूमत अपने टैक्सेस के ज़रिए उनको मुतमईन करती है कि ये टैक्स इतना आएगा तो हम आपको ये सूद इंटरेस्ट देंगे, ये आपके पैसे वापस करेंगे। इस वजह से जो भी आप टैक्सेस कम करने लगते हैं उसके राह में सबसे बड़ी रुकावट IMF होती है। 5 तारीख को बजट आना था, लेकिन चूँकि ये 236C के कुछ रियल एस्टेट के टैक्सेस कम करना चाहते थे, आपस की बात नहीं बनी। हत्ता के टैक्स जो हमारा वो उसके दिन 5-7 बढ़ाने पड़े। आखिरी दिन भी FPR में IMF और हुकूमत के लोगों के दरमियान ठीक ठाक मुज़ाकरात हुए, उसमें भी डेडलॉक था। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कि उन्होंने आखिरी लम्हे में इंटरवीन किया और उन्होंने उन्हें कायल किया कि नहीं, हमें हर सूरत रियल एस्टेट को रिलीफ देना है। तो उसके बाद 236C और 236K ये फाइलर्स के लिए तकरीबन आधे में आ गए टैक्सेस, और नॉन फाइलर्स के लिए तो आप समझें कि वो तकरीबन 25-30% पे आ गए। अच्छा। तो एक तवाज़ुन कायम हो गया रियल एस्टेट में आपके टैक्सेस का। ये एक ऐसे बेहतरीन काम थे जिन कामों की वजह से पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट कम्युनिटी ने बहुत सुकून का सांस लिया, इन्वेस्टर्स ने, बिल्डर ने, डेवलपर ने। अच्छा, तो हुकूमत ने एक जो नया कानून बनाया है कि जो शख्स 30 जून के बाद फाइलर बनेगा, इसे 1000 के बजाय 25,000 फाइलर बनने के लिए अदा करना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये कानून सही है? असल में ये कानून बुनियादी तौर पर हुकूमत ने इसलिए बनाया कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रांसफ़र में फ़ाइलर और नॉन फ़ाइलर के टैक्सेस में बहुत फ़र्क होता है। हमारे मुल्क में एक आम रवाज बन गया था कि जो शख्स प्रॉपर्टी ख़रीदने लगता था वो फ़ाइलर बनता था, फ़ाइलर बन के फ़ाइलर का एडवांटेज लेता था टैक्सेस में, और प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफ़र कराने के बाद फिर अगले सालों में वो कोई किसी किस्म की रिटर्न नहीं जमा कराता था, जिसकी वजह से FPR पे गैर ज़रूरी तौर पर वो बोझ बनता चला जा रहा था जिसको डेड क्लाइंट कहते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए FPR ने ये कानून बनाया कि जो शख्स भी 30 जून के बाद फाइलर बनेगा वो 1,000 रुपये देकर नहीं बल्कि 25,000 रुपया देकर फाइलर बनेगा। लेकिन इसमें एक बात समझने की है, ये लोगों तक आधी बात पहुंच रही है। पूरी बात ये है कि अगर कोई शख्स भी 30 जून के बाद फाइलर बनता है और वो साथ एक एफिडेविट दे देता है कि जी ये फाइलर मैं इसलिए नहीं बन रहा कि मैं किसी प्रॉपर्टी में अपने टैक्सेस को बचा सकूं, बल्कि मैंने अभी फाइलर बनने का इरादा किया है, और उस एफिडेविट में लिखता है कि अगले 6 महीने में किसी किस्म की प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा। सही। यानी कि 6 महीने के अंदर मेरा कोई प्रॉपर्टी खरीदने का इरादा नहीं है। जो शख्स ये एफिडेविट देगा वो साल के किसी हिस्से में भी फाइलर बने, उसको 1,000 ही देना पड़ेगा, 25,000 नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में वक्ती तौर पर फाइलर बनकर प्रॉपर्टी में एडवांटेज लेने वालों का रास्ता बंद करने के लिए ये 25,000 का शिक हुई, और जो बंदा प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहता हो जब भी टैक्स पेयर बने, फाइलर बनेगा, वो अगर एफिडेविट देगा तो उसको 1,000 ही देना पड़ेगा। अच्छा, ये है इनके लिए। चलें, ये तो अच्छी बात है। तो हुकूमत ने विरासत और फैमिली ट्रांसफ़र को जो सहूलत दी है, इसमें क्या कन्फ्यूजन है? इसके बारे में बताइएगा। असल में ये भी अगेन एक बहुत अच्छी बात है कि अब विरासत पे या फैमिली ट्रांसफ़र पे हुकूमत ने टैक्सेस वेव ऑफ कर दी। अच्छा। अब इसमें एक उभाम पैदा हो गया था, वो ये कि हुकूमत
ने शायद अफरा तफरी में या जिस वजह से कानून तो बन गया, कानून ये बना कि जिस दिन कोई फौत होता है और फिर उसके बाद चाहे 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब भी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी होती है वर्सा के नाम, तो उसकी मार्केट वैल्यू उस वक़्त की लगाई जाएगी जब वो शख्स फौत हुआ जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है। अच्छा, सही। अच्छा, अब उसका नुकसान क्या था? उसका नुकसान ये था कि अगर 10 साल पहले कोई फौत हुआ, उस प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ थी और हुकूमत ने उसकी वैल्यू 1 करोड़ परचेज लगा दी और अब वो प्रॉपर्टी बिकी 20 करोड़ की, तो उसको 19 करोड़ के ऊपर गेन टैक्स अदा करना पड़ेगा जो कि 15% है। बहुत बड़ा नतीजे के तौर पर एक ये आम बात हो गई कि यार ये तो इन्होंने जो कह दिया कि जी वरासत में हम टैक्सेस माफ़ करते हैं, ये तो जालिम उससे 50 गुना ज़्यादा जुल्म वाला टैक्स डाल दिया। अब फेडरेशन ऑफ एल्डर पाकिस्तान और हुकूमत के मुज़ाकरात में ये तय पा चुका है कि अब जिस दिन प्रॉपर्टी वर्सा के नाम पर तब्दील होगी, जिस दिन प्रॉपर्टी वर्सा के नाम पर आएगी, उस दिन जो मार्केट वैल्यू होगी वो डिटरमिन करके रख दी जाएगी। उसका फ़ायदा ये है कि चाहे आप किसी का कोई बुज़ुर्ग 20 साल पहले फौत हुआ, वो किसी लिटिगेशन की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम की वजह, किसी वजह से 20 साल के बाद प्रॉपर्टी उनके नाम पर हुई, तो आज की जो वैल्यू है वो 18 करोड़ है और वो 2 साल के बाद बेचते हैं और उसकी वैल्यू बन जाती है 20 करोड़, तो वो सिर्फ 2 करोड़ पर गेन टैक्स अदा करेंगे। सो ये एक बहुत वाज़ेह कानून हो गया कि जो समझा जा रहा था कि डेथ के मौके पर जो मार्केट वैल्यू वो डिटरमिन की जाएगी, नहीं, अब जिस वक़्त भी प्रॉपर्टी वर्सा के नाम पर चढ़ेगी या फैमिली ट्रांसफ़र होगी, उस वक़्त की मार्केट वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, तो इस वक्त आपकी नज़र में रियल एस्टेट का कारोबार को चलाने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है क्या? कवानीन बदल गए, टैक्सेस ठीक हो गए, सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा मसला एतमाद। जब तक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ख़ास तौर पर और मुल्क में रहने वाले लोगों को ये एतमाद नहीं होगा कि आज तो इन्होंने एक अच्छा माहौल दे दिया, अगले बजट में पता नहीं ये क्या तबाही डाल दें, आज तो चीज़ों को रिलैक्स कर दिया, अगले बजट में पता नहीं कितनी तबाही कर देंगे, आज तो डॉलर काबू में है, पता नहीं अगले साल इस डॉलर में 50 रुपए का इजाफा है या 100 रुपए का इजाफा है। आज चीज़ों पे इनकी ग्रिप है, 1 साल के बाद इनकी ग्रिप होगी या नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें, वो शख्स जो बैरून मुल्क बैठा है और जो मुल्क में जिसके पास पैसा है, वो अपने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी को मार्केट में लाने के लिए, स्पेशली रियल एस्टेट खरीदने के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप लाकर में रख सकें, घर के तहखाने में रख सकें। रियल एस्टेट ये चीज़ भी नहीं है कि आप बाहर के अकाउंट में रख सकें, बल्कि रियल एस्टेट एक एग्जिस्ट करने वाली सामने की चीज़ है, वो हर एक की नुमायाँ होती है, वो डॉक्यूमेंट्स में भी है, वो फिज़िकली भी है, वो इदारों में भी है। तो ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए लोगों को हुकूमत पर एतमाद, यकीन अभी तक बहाल नहीं हुआ। सबसे ज़रूरी है उनका तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी और मुल्क में रहने वाले इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल किया जाए कि हम मुस्तकबिल में आपके लिए मसाइल नहीं, कंफर्टेबल माहौल देंगे। सो अभी ये कमी है, एतमाद की कमी है। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में रियल एस्टेट का क्या आप समझते हैं कि क्या है, फ्यूचर क्या है रियल एस्टेट का? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, क्योंकि आने वाला वक्त मज़ीद मुश्किलात मतलब बढ़ रही हैं और बजट के हवाले से भी आप देख लीजिए, उसके अलावा आप देख लें महंगाई का ज़ोर काफ़ी हो चुका है, लोग तंग आए हुए हैं, ऊपर से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, लोग वैसे भी गर्मी की वजह से भी तंग आए हुए हैं, बहुत सारे सिचुएशंस हैं जो लोगों को डिस्टर्ब भी करती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि रियल एस्टेट के हवाले से क्या इसका मुस्तकबिल आप समझते हैं कि बेहतर है या बेहतर हो सकता है? इस वक्त वाज़ेह तौर पर मुल्क 2 तबकों में तकसीम है। एक वो जिनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा परेशानी ये है महीना कैसे गुजरेगा,
बिजली के बिल कैसे देंगे, बिल्कुल ऐसे। बच्चों की फीस कैसे देंगे, हम ईद या किसी मौके पर कपड़े कैसे बनाएंगे, दुख बीमारी में हम कैसी चीज़ें लेंगे। ये बुनियादी बहुत बड़ा एक तबके का इशू है जो इस मुल्क में वाज़ेह अक्सरियत है। और एक तबका है जिसके पास इतना पैसा है कि उसकी समझ में नहीं आता कि उस पैसे को करे क्या, कहाँ इस्तेमाल करे। ऐसे लोगों को वो चाहे किसी कारोबार से मुंसलिक हों, अगर एतमाद हो तो अपना स्पेयर पैसा वो हमेशा रियल एस्टेट में लगाते हैं। और एक बात जहन में रख लें, अगर रियल एस्टेट में हर शख्स अपना स्पेयर पैसा लगाए, जिस तरह के आज से 10-15 साल पहले लगता था, तो बड़ी आसानी से इस मुल्क के कम से कम 2 करोड़ लोगों का रोजगार फ्लरिश कर सकता है। दूसरे लफ्जों में वो जो तीसरा तबका नापैद हो गया ना जी, मिडिल क्लास तबका, वो मिडिल क्लास तबका वजूद में आता है अगर रियल एस्टेट चलती है पूरे बूम के साथ। सिर्फ मैंने अगेन वही कहा, इस तबके को ये एतमाद मिल जाए कि हुकूमत एक सेहतमंद माहौल के साथ, कंफर्टेबल माहौल के साथ इन्वेस्टर को अप्रिशिएट करेगा तो फिर कोई मसला नहीं। और ये एतमाद पैदा होना शुरू हो चुका है। सही। उम्मीद ये है कि अगले 3 से 6 महीने में लोगों के अंदर जितने शकूक व शुबहात हैं, जो अभी तक वो डबल माइंडेड हैं, ये काम अगले 3 से 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद रियल एस्टेट नो एंड, ये इस तरह चलेगा कि ना रियल एस्टेट एजेंट के पास फुर्सत होगी, ना बिल्डर के पास फुर्सत होगी, ना डेवलपर के पास फुर्सत होगी, और ना कंस्ट्रक्शन के काम से मुतल्लिका 30 पेशे यानी आर्किटेक्ट से लेके मजदूर तक किसी के पास फुर्सत होगी, और ना इससे वाबस्ता 40 से 50 इंडस्ट्रीज में से किसी के पास फुर्सत होगी। एक पूरा मईशत का सर्कल चलेगा, और वो सर्कल यकीनी तौर पर न सिर्फ मुल्क को चलाएगा बल्कि इस मुल्क को IMF और दुनिया की मोहताजी से निकालेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, तो जो हुकूमत हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ एक्शन ले रही है, आप क्या समझते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप यकीन करें, बैंक लूटने वाले लोग बहुत शरीफ लोग होते हैं। ये जो 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटी है ना, ये तो लोगों का माशी कत्ल करते हैं। कोई शख्स कत्ल करता है जिससे एक आदमी मरता है, शायद उस एक आदमी के मरने से उस घर के 5-7 लोग मुतासिर होते होंगे, लेकिन एक गलत 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटी कम से कम 10,000 लोगों का माशी कत्ल करती है, और कम से कम 1 लाख घरानों को अजाब की कैफियत में डाल देती है। ये जो सोसाइटीज के खिलाफ क्रैकडाउन है, मैं पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी की तरफ से हुकूमत को, चेयरमैन नैब को, हर शख्स को जो इस काम में अपने आप को इन्वॉल्व किए जा रहा है, मैं गुजारिश करूंगा, ये काम नहीं कर रहे, जहाद कर रहे हैं। मैं पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी की तरफ से इस काम में हुकूमत को, नैब को मुकम्मल अपने ताउन का यकीन दिलाता हूँ। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी को? मैं पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी के तमाम दोस्तों से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि मेरे सारी ज़िंदगी की तजर्बे में है, मार्केट चलेगी दोस्तों, और जिस वक्त ये मार्केट चले तो मेहरबानी ये कीजिए, अपनी ज़िंदगी से तमाम फजूल जो आपके मशागिल हैं, जो टाइम ज़ाया करते हैं, जो दफ्तरों में बैठकर टेलीफोन पे, फेसबुक और इन तमाम कामों को छोड़कर पूरी दयानतदारी के साथ अपने काम पर तवज्जो दें, मुकम्मल दयानतदारी के साथ, और सिर्फ मेहरबानी करें। आने से पहले मेरे रियल एस्टेट कम्युनिटी के हर दोस्त से गुजारिश है, फजर की नमाज पढ़ कर आएँ, दफ्तर में तमाम नमाजों का एहतमाम करें। आप यकीन करें, आपकी तरफ रिज़्क चल कर आएगा। और दूसरी बात, मेरी रियल एस्टेट कम्युनिटी की सबसे बड़ी ख़राबी, जिसकी मैं निशानदेही कहूँ, कि जिस वक्त पैसा आता है हम समझते हैं ये हमारी अक्ल है, ये हमारा फैसला है, ये हमारी मेहनत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने आपका हाथ पकड़ा, आपकी मदद की, आपके पास पैसा आ गया।
अब उस पैसे को जिस तरह हम गलत कामों में उजाड़ते हैं, खुदारा अपने पैसों को बचाइए, क्योंकि काम का एक सर्कल होता है, एक वक्त होता है। उस वक्त आपने कमाया हुआ पैसा बचा लिया, अपने बुरे वक्त के लिए रख लिया, आपने कुछ न कुछ अपना घर बना लिया, कोई अपना दफ्तर बना लिया, याद रखिए आपकी इज्जत भी है, आपके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ भी है और माशरे के लिए आप एक मुफीद इंसान भी हैं। पैसा आपकी मेहनत से नहीं, अल्लाह की कुदरत से आता है। इसको अल्लाह की नेमत समझ कर संभालें और सबसे बड़ी बात है, खुदारा आप उसके तफरके ख़त्म करें, एक जान हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, हम जुड़ जाएं। कोई हमारे खिलाफ ना कानून बना सकता है, ना कायदा, और ना कोई हम पे जुल्म कर सकता है। यही मेरा पैगाम है मेरी कम्युनिटी को। बहुत अच्छा पैगाम दिया जी। जैसे कि हम लोग भी जानते हैं कि यूनिटी में जो है ना, वो आप देख लीजिए कि कामयाबी है। आप आपस में एक दूसरे के साथ तफरकेबाज़ी जो है वो ख़त्म कर दें और एक आपस में मोहब्बत के साथ, क्योंकि हमारा इस्लाम भी हमें यही कहता है कि हकूक़ुल इबाद की बहुत ज़्यादा अहमियत है। थैंक यू सो मच मुसर्रत एजाज़ खान साहब, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान। आज आपके साथ ये रियल एस्टेट के हवाले से गुफ्तगू करके काफ़ी हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली है, और यकीनन जो हमारे देखने वाले लोग हैं जो रियल एस्टेट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।